हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां क्या थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें तीन नीतियां थी अगर देखा जाए मुख्यतः। एक थी स्थायी बंदोबस्त की नीति, ये जो आज हम पढ़ने वाले स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व नीति। दो और नीतियां थी जिसके अंतर्गत थी रेयतवाड़ी, है ना, रेयतवाड़ी। और एक थी महलवाड़ी, है ना, महलवाड़ी। ये दो राजस्व नीतियां थी, दो भू राजस्व नीतियां थी। और एक थी स्थायी बंदोबस्त की नीति। प्रमुख रूप से स्थायी बंदोबस्त की नीति सबसे पहले कार्नवालिस ने प्रारंभ की थी। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, ठीक है। ब्रिटिश भू राजस्व नीति को अगर हम सबसे पहले देखें तो इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत जब ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार के जो क्षेत्र भारत के स्तर पर धन की आवश्यकता पड़ी। अब धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने धन के लिए आय का जो सर्वप्रमुख स्रोत था भू राजस्व, तो भू राजस्व प्रबंधन के माध्यम से उन्होंने अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के क्रम में समय समय पर भू राजस्व नीतियां बनाई, जिसके अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रेतवाड़ी प्रमुख रूप से देखी जाती है, ठीक है। तो इन्होंने इसी इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत में भू राजस्व नीतियों को लागू किया। सबसे पहले ये करते हैं स्थायी बंदोबस्त की नीति, है ना। स्थायी बंदोबस्त की भू राजस्व नीति ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस करते हैं। और इसमें जॉन शोर, है ना, एक ब्रिटिश अधिकारी थे ये, है ना, ब्रिटिश अधिकारी थे। इनसे इन्होंने सहयोग प्राप्त किया था, इनके विचारों से ये सहमत थे, है ना। जो जॉन शोर ने भू राजस्व की नीति जो इन विचारों से ये सहमत थे। कौन सहमत थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और जो भू राजस्व की नीतियों को भारत में लागू किया जा रहा था ये ब्रिटेन में चल रही तात्कालिक भू राजनीति से भी प्रेरित था, क्योंकि किस तरह की आवश्यकता थी और ब्रिटेन में किस तरह से भू राजस्व नीतियों को लागू किया जा रहा था, वहां कैसा अधिकतम भू राजस्व प्राप्त किया जा रहा था। तो इन सबके सहयोग और समन्वय से भारत में भू राजस्व नीतियां अपनाई जा रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो जो ब्रिटेन सरकार से नीतियां या जो भी चीज लागू होंगी वो भारत के मतलब उपनिवेश के परिप्रेक्ष्य में लागू होगी। अब इसमें स्थायी बंदोबस्त के तहत इन्होंने क्या किया, भू राजस्व की अधिकतम राशि स्थायी रूप से इन्होंने घोषित कर दी, है ना। इन्होंने ये बोल दिया कि हमको मतलब जो भू राजस्व है वो स्थायी कर दिया, हमको ये जमीन है इससे इतना भू राजस्व चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक समर्थक वर्ग तैयार किया, है ना, एक समर्थक वर्ग तैयार किया, मतलब एक जमींदार, है ना, जमींदारों को इन्होंने भूमि प्रदान की, है ना, जिसे जमींदार कहा गया। पहली बार इन्होंने मतलब भारत में इस तरह के लोगों की खोज की कि जमींदार लोग रहेंगे और इनसे हम क्या भू राजस्व वसूलेंगे, है ना, भू राजस्व वसूलेंगे, ठीक है। जमींदारों से डायरेक्ट लेंगे, है ना। और जो जमीन पर कृषि करेगा वो किसान से इनका कोई भी संबंध नहीं रहा, है ना, किसानों से इनका कोई संबंध नहीं रहा। इन्होंने जमींदारों से संबंध स्थापित किया, है ना, भूमि जमींदारों को प्रदान कर दी और कहा कि हमें इस भूमि पे से इतना राजस्व चाहिए, है ना, इतना राजस्व चाहिए। मतलब इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि इन्होंने जमींदारों को भूमि किराए पर दे दी एक तरीके से, है ना, किराए पर दे दी कि हमको इस भूमि से इतना भू राजस्व चाहिए। अब उस पर आप उत्पादन करो या मत करो, किस तरह से आप किसानों से उत्पादन करवाते हो, उससे ब्रिटिश सरकार को कोई मतलब नहीं था। उन्होंने एक निश्चित भू राजस्व निर्धारित कर दिया कि हमें इस जमीन से इतना राजस्व चाहिए, ठीक है। ये स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषता थी। आगे देखें तो आर्थिक हितों की पूर्ति, ब्रिटिश सरकार अपने आर्थिक हितों को सबसे ऊपर रखती थी, है ना। ब्रिटिश सरकार को जो किसान थे उनसे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, किसानों से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने आर्थिक हितों अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति पर बल दे रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने भू राजस्व के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त की नीति लागू की। इनका एक अंतिम उद्देश्य था कृषि का विकास। जो स्थायी बंदोबस्त, इन्होंने ऐसा सोचा कि जब हम भू राजस्व की नीति को स्थायी रूप से लागू कर देंगे तो सामान्यतः जो जमींदार जमींदार वर्ग है
वो किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि उन्हें भू राजस्व अधिक मिलेगा तो उनका भी फायदा होगा। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ और भारतीय जो कृषि पद्धति है वो पिछलेपन में चली गई और भारत का निर्धनीकरण होता गया। ठीक है, जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी माना गया है ना। इसमें क्या होता है, आगे चलकर बिचौलियों की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। बिचौलियों की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। किस तरह से बढ़ेगी मैं आगे बताऊंगा आपको। जमींदारों की हिस्सेदारी इसमें 1/11 और सरकार की हिस्सेदारी 10/11 रखी गई है ना। मतलब एक राजस्व निर्धारित कर दिया, उसमें से 1/11 कौन रखेगा, जमींदार, और जो उसका 10/11 हिस्सा होगा वो सरकार रखेगी, है ना। और इसमें किसान तो अनाज उत्पन्न करेगा, किसान के लिए ऐसा कोई निर्धारण नहीं हुआ। किसान जो अनाज उत्पादन कर रहा है उसका कोई भी हिस्सेदारी नहीं थी इस नीति में, जबकि जमींदारों और सरकार की इसमें हिस्सेदारी थी। सबसे बड़ा एक पॉइंट देखा जाए तो ये था। अब एक बात ये आती है, किसानों को कहाँ से आय मिलेगी, तो किसानों को आय जमींदारों की इच्छा पर निर्भर थी, है ना। जमींदार कितना इसको देता है कृषि करने का। जैसे सामान्यतः वर्तमान में आप देखेंगे तो हाली रखा जाता है, अगर आपको पता हो, हाली रखा जाता है। अगर जिसके पास ज्यादा जमीन है वो हाली रख लेता है, वो उस पर कार्य करता है, जितना लास्ट में जब उपज घर पर आती है तो वो उसके हिसाब से जो भी उनमें डील होती है, हमें आपको इतनी अनाज देंगे या इसके बदले पैसे देंगे, वो दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से किसानों की जो आय होती थी वो जमींदारों की इच्छा पर निर्भर करती थी। ठीक है, 1794 में सूर्यास्त कानून बनाया गया। सूर्यास्त कानून क्या था, सूर्यास्त कानून ये था कि एक निश्चित दिन निर्धारित कर दिया जाता था कि उस दिन के सूर्य सूर्य अस्त से पहले जमींदार क्या करेगा, जमींदार राजस्व सरकार को दे देगा, है ना। जो भी भू राजस्व निर्धारित है वो सरकार को सौंप देगा, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जमींदार एक बलपूर्वक बल मतलब कि किसानों पर इस तरह का बल आरोपित करने लगे, है ना, भू राजस्व इकट्ठा करने के क्रम में, है ना। इससे क्या होगा, किसानों का शोषण बढ़ेगा, है ना, किसानों का शोषण बढ़ेगा। और कभी कभी अगर ये जो जमींदार है ये अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो इनकी जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाती थी, है ना। जमींदारी क्या हो जाती थी, नीलाम हो जाती थी। तो इस नीलामी से बचने के क्रम में भी इन्होंने किसानों का शोषण किया। स्थायी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू थी, अगर आप भारत के अंतर्गत देखेंगे तो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर स्थायी बंदोबस्त लागू थी। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू थी, 19% क्षेत्र पर लागू थी। इसमें बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा, यूपी का बनारस डिवीजन इसमें शामिल था, है ना। यूपी का बनारस डिवीजन इसमें शामिल था। अब ब्रिटिश भू राजस्व नीति के परिणाम हम देखें तो सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम इसके प्रमुख है ना। सकारात्मक परिणाम क्या है, ब्रिटिश को एक नियमित आय होने लगी। इन्होंने भू राजस्व की राशि स्थायी रूप से निर्धारित कर दी, है ना। तो इनको एक नियमित आय होने लगी, किनको, ब्रिटिश लोगों को नियमित आय होने लगी। परंतु आगे चलकर क्या होगा, इस नियमित आय से इनका पेट नहीं भराया गया, क्योंकि समय की आवश्यकता बढ़ने पर इन्हें भी ज्यादा राजस्व की जरूरत पड़ने लगेगी, है ना। ज्यादा राजस्व की इनको जरूरत पड़ने लगेगी। इसी क्रम में ये स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तन के प्रयास करेंगे, है ना। फिर उसी क्रम में रियायतवाड़ी और महलवाड़ी नीतियों का निर्माण होगा। एक सरकार समर्थक वर्ग का निर्माण हुआ, है ना। सरकार समर्थक वर्ग का निर्माण कैसे हुआ कि एक जमींदार वर्ग का निर्माण हो गया इसके अंतर्गत, है ना। ये जमींदार वर्ग क्या करता था, सरकार का समर्थक बना, है ना। सरकार का समर्थक बना, क्यों बना, है ना, क्यों बना सरकार का समर्थक, क्योंकि ये सरकार इसको 1/11 हिस्सा प्रदान करती, है ना। 1/11 हिस्सा इसको प्रदान करती थी, मतलब इसको सरकार पैसे देती थी जमींदारों को। इस कारण ये सरकार का समर्थक बन गया। ठीक है, आगे चलकर यही सरकार समर्थक वर्ग जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों की आलोचक बनेगा और इनकी
एक तरह से पोल खोलेगा कि किस तरह से ये भारतीय लोगों का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, इसे ही हम मध्यम वर्ग के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे हम देखें परिणाम में, अगर तो नकारात्मक परिणामों को अगर देखें तो इससे किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। किसानों को किसी तरह की मतलब सिक्योरिटी नहीं थी, है ना, किसानों की सिक्योरिटी किसी तरह से नहीं थी। जैसे मान लो कभी अकाल पड़ जाता है ना, अत्यधिक बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है ना, फसलें अगर बर्बाद हो जाती है तो किसानों को मतलब किसानों को किसी तरह का मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाता था, है ना, और ये पूरी तरह जमींदारों की मनमानी पर निर्भर थे, है ना, जमींदारों की मनमानी पर निर्भर, है ना। इससे क्या होगा, किसानों का अत्यधिक शोषण हुआ। ठीक है, जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जमींदारों का एक वर्ग निर्धारित हुआ, है ना, जमींदारों का वर्ग बना, है ना। जमींदारी प्रथा की शुरुआत अगर देखे जाए तो मुख्य रूप से इस स्थायी बंदोबस्त की नीति से स्टार्ट हुई, है ना। तो जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई जिसे बिचौलिया वर्ग कहते थे। आज भी अगर आप देखेंगे तो कई जगह जमींदारी प्रथा के अंतर्गत आप लोगों को देखेंगे, जिसके पास ज्यादा जमीन होती है उसे जमींदार कहा जाता है। इससे कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ। कृषि का विकास कैसे अवरुद्ध हुआ, इसमें ना तो सरकार को कृषि कृषि के विकास से कोई मतलब था, ना जमींदारों को कोई मतलब था, क्योंकि ये सब पैसे के लिए कार्य कर रहे थे, है ना। एक निश्चित राशि निर्धारित कर दी सरकार ने कि हमको इतना पैसा चाहिए, आप भले उस पर कुछ भी करें, कुछ भी बोए, कुछ भी करो। इससे कृषि का विकास अवरुद्ध हुआ। इसके निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, इसके निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त से अत्यधिक नुकसान हुआ, है ना, अत्यधिक नुकसान हुआ। जो भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो इसका जो तमगा है वो लगभग समाप्ति की ओर बढ़ने लगे हम। और किसानों के निर्धरीकरण, इनसे अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी, अकाल की बारंबारता बारंबारता बढ़ने लगी, अकाल की बारंबारता बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, किसानों के मध्य मतलब किसान सरकार के विरुद्ध विद्रोह को उतर आएंगे, है ना। आगे हम किसान विद्रोह के बारे में देखेंगे। किसान विद्रोह के एक प्रमुख कारणों में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियां भी थी। ठीक, अकाल पड़े। ठीक, तो इस तरीके से ये ब्रिटिश भू राजस्व नीति हमने पूरी देख ली। ब्रिटिश भू राजस्व नीति के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त हमने पूरा देख लिया। अगले वाले वीडियो हम रेयतवाड़ी और महलवाड़ी ब्रिटिश भू राजस्व नीति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज जो मैंने ये पढ़ाया आपको, इसमें इसके संबंध में आप एक प्रश्न भी लिख सकते हैं, है ना, इसका एक प्रश्न भी लिख सकते हैं। ना, एक प्रश्न भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्या है कि, एक सेकेंड, प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ। प्रश्न मेंस के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था, है ना। स्थायी बंदोबस्त एक साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कदम था। इसकी समीक्षा की गई, ना। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, समीक्षा की गई। सबसे पहले हमें स्थायी बंदोबस्त का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना रहेगा। उसके बाद इसको ये बताना पड़ेगा कि ये साहसी कदम कैसे था। पहली बार इसमें
किसान और सरकार के मध्य मतलब साहसीपूर्ण भारत में पहली बार इस तरह की नीति लागू की गई। एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ और जमींदारी प्रथा को लागू किया गया। तो ये पहली बार इस तरह के संबंध स्थापित किए गए भू राजस्व से संबंधित। तो ये एक साहसीपूर्ण कदम सरकार ने इस तरह की नीति अपनाई। इस तरह की पहली बार ऐसी नीति अपनाई, एक साहसी कदम था। परंतु ये बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था, है ना। बुद्धिमत्तापूर्ण कदम क्यों नहीं था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सोचा था कि हमको अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति होगी, परंतु इससे अधिकतम भू राजस्व की प्राप्ति नहीं हो सकी, क्योंकि आवश्यकताएं समय जैसे जैसे गुजरता गया, ब्रिटिश सरकार की आवश्यकताएं बढ़ती गई, है ना। तो इससे इनकी जो इन्होंने फिक्स राशि निर्धारित कर दी थी, इससे इनको नुकसान होने लगा। आगे चलकर ये जो इस नीति को परिवर्तित करने की ओर अग्रसर होंगे। तो ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त एक साहसी कदम तो था, परंतु इसे बुद्धिमत्तापूर्ण कदम नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम रियायतवाड़ी और महलवाड़ी जो भू राजस्व की नीति है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।